सुप्रभात। आज हम लोग एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। हमने भाग 1 और भाग 2 में बछेंद्री पाल और उसके साथियों द्वारा चढ़ाई चढ़ते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, इन सब बातों को जान चुके हैं। आज इस तीसरे और अंतिम भाग में हम लोग चढ़ाई के अंतिम चरण में किन कठिनाइयों का सामना बछेंद्री पाल को करना पड़ा, उनके साथ चढ़ाई के अंत तक कौन था, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे पाठ की ओर चलते हैं और भाग 3 प्रारंभ करते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने दूसरे भाग में भी आपको यह चित्र दिखाया था। यह रास्ता है जिस रास्ते से होकर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी जाती है। तो आज साउथ कोल यानी कैंप 4 के बाद का जो है एरिया, वहाँ से सभी लोग आगे की ओर चलेंगे। बछेंद्री पाल के साथ अंगदोर्जी हैं। किस तरह से सभी लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है, इसको हम लोग पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। बछेंद्री पाल लिखती हैं कि अंगदोर्जी जो थे वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। लेकिन इस वजह से उसके पैर ठंडे हो जाते थे क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ही वो चढ़ाई कर रहे थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि के समय कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। इसलिए उसने निश्चित किया कि या तो वह उसी दिन चोटी पर पहुंचेगा और फिर अपने कैंप वापस आ जाएगा, यानी रात को वहां पर वह रहना खुले में नहीं चाहता था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ चलना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। आप रास्ता देख सकते हैं कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वहाँ से फिर नीचे आना कितना मुश्किल भरा काम है। आगे वो बता रही हैं कि इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था और साथ ही साथ एक और डर बना हुआ था। चूँकि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ जा रहे थे, इसलिए यह भी डर था कि अगर वहाँ उसके पैर ठंडे पड़ गए तो फिर वह लौट करके भी नहीं आ सकता। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। फिर भी मुझे अंगदोर्जी पर पूरी तरह से विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था और कोई भी दूसरा आदमी इस समय हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। यानी सुबह 6:20 पर जब मैं और अंगदोर्जी साउथ कोल से बाहर आए तो दिन थोड़ा सा
चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर मतलब जो चढ़ने वाले, उपस्कर का मतलब होता है आवश्यक सामग्री, यानी ऊपर चढ़ने के लिए जो भी आपने पास ज़रूरी सामान थी, यानी ड्रेसेज या कपड़े वगैरह, उन सब में मैं अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। मैंने रस्सी की सहायता के बिना ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे चलती चली गई। मुझे भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीघ्र ही चादरें बिछी हों। और जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। लेखिका कहती हैं कि 2 घंटे से कम समय ही लगा कि हम लोग शिखर कैंप यानी सबसे ऊपरी कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर पर चढ़ने के लिए 4 घंटे लगाए थे और हम लोग यदि इसी रफ्तार से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। लाटू जो था वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। और जब हम लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लाटू भी हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। थोड़ी थोड़ी वहाँ हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। लाटू एक रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं दोनों लोग रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी को पकड़ करके बीच में हम लोगों के चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। उसने रस्सी को अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पकड़ा था, बल्कि हम लोग सुरक्षित और संतुलित रहें, यानी हम लोगों का बैलेंस ठीक रहे, इसलिए उसने रस्सी को पकड़ रखा था। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। मैं एक निश्चित मात्रा में जो ऑक्सीजन ले रही थी, लाटू को महसूस हुआ कि थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और जैसे ही उसने
मेरे सिलेंडर से ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सपाट यानी समतल मैदान में चढ़ रही हूँ, समतल मैदान में चल रही हूँ। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, यानी दक्षिणी शिखर जो था वहाँ पर हवा अब तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। जिससे दृश्यता शून्य तक आना मतलब कुछ भी दिखाई न देना। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बर्फ के टुकड़े हवा के साथ उड़ रहे थे। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। और थोड़ी दूर के बाद हमने देखा कि कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और ढलान बिल्कुल सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। मेरी सांस बिल्कुल रुक गई थी और मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अब तो सफलता बहुत करीब है। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। बचेंद्री पाल लिखती हैं कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं, तो वो भी लिखती हैं कि इस चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। एवरेस्ट जो शंक्वाकार है, एक शंकु के आकार की चोटी है, उस पर इतनी जगह नहीं थी कि दो लोग एक साथ चोटी टॉप पर खड़े रह सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था, और चारों ओर सीधी ढलान होने की वजह से हमारे पास सिक्योरिटी का भी रीज़न था कि सुरक्षित हम लोग रहें, और वहाँ ज़्यादा जगह भी नहीं था कि दो लोग एक साथ रह सकें। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, और फिर हमने बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, और फिर बर्फ़ पर अपने माथे को मैंने लगाया और उस सागर माथे को, यानी उस सागर माथा जिसे मैंने पहले ही भाग में बताया था कि नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ भी लेखिका बचेंद्री पाल कहती हैं कि मैंने उस सागर माथे को यानी एवरेस्ट की चोटी को अपने माथे से लगाया और उसका चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, और बिना उठे ही मैंने अपने बैग से, अपने थैले में से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, जिसको मैं अपने साथ लेकर के आई थी न। इन दोनों चीज़ों को यानी दुर्गा माँ के चित्र और हनुमान चालीसा को मैंने एक साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इन दोनों चीज़ों को बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, और खुशी के इस मौके पर मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। जैसे ही मैं वहाँ से उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेता यानी जो हमारे साथी नेता थे, जिनके साथ मैं ऊपर तक चली, वो
अंगदोर जी। उनको मैंने हाथ जोड़ा और आदर भाव से उनके सामने झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। चूँकि हम लोग तो ऑक्सीजन के साथ चढ़ रहे थे, लेकिन अंगदोर जी क्या थे कि बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ रहे थे, और यह पहली नहीं बल्कि उनकी दूसरी चढ़ाई थी जो उन्होंने बिना ऑक्सीजन के चढ़ी। मैंने उन्हें इस दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। इस पर उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने मुझे अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि दीदी मैंने नहीं, तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वहाँ पर सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों ओर के होने की सूचना दे दी थी। हम चारों लोगों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया और फिर मेरे हाथ में लाटू ने वाकी टाकी दिया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। जो कर्नल खुल्लर थे हमारे नेता, वो हम लोगों की सफलता से बहुत खुश थे। बचेंद्री पाल लिखती हैं कि मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और जब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम यहाँ माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे अपने देश, अपने संसार में जाओगी तो वह संसार तुम्हारे लिए पहले से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उस समय जब तुम एक सामान्य महिला थी, सामान्य लड़की थी, यहाँ के बाद जब जाओगी तो तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला के नाम से जानी जाओगी। सभी लोग तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे। ये देखिए एवरेस्ट की शिखर पर किस तरह से बचेंद्री पाल हैं। इस तरह से यह पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से बचेंद्री पाल ने अपनी यात्रा को बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी यात्रा की बातों को सुन कर के, पढ़ कर के उसका आनंद लिया होगा, कठिनाइयों को समझा होगा। और इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें तो हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए बिना किसी भय के, बिना किसी डर के तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चाहे इस दौरान हमारे रास्ते में कितनी ही कठिनाई, दिक्कत क्यों न आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए।